रात की खामोशी में जब सारी दुनिया सो जाती है, तब इंसान अपने भीतर सबसे गहरे सवालों से टकराता है। सवाल, मैं कौन हूं? मैं क्यों बार बार उन्हीं आदतों में फंस जाता हूं जिनसे बाहर निकलना चाहता हूं? और इन्हीं सवालों के बीच कहीं एक नाम उभरता है, ओशो। ओशो, वो शख्स जिसने हमारी सबसे छुपी हुई इच्छाओं पर रोशनी डाली। जिस विषय पर समाज चुप रहता है, जिस पर बात करना पाप माना जाता है, उस पर ओशो ने खुलकर बोला। उन्होंने कहा, सेक्स कोई साधारण चीज नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीवन शक्ति है, और अगर तुम इसे समझ गए तो यही ऊर्जा तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा सकती है। लेकिन समस्या यह है कि आज की पीढ़ी इस ऊर्जा को समझने से पहले ही उसे खर्च कर देती है, अकेलेपन में, तनाव में, या सिर्फ आदत के तौर पर। हस्तमैथुन, मास्टरबेशन, यह शब्द सुनते ही हमारे भीतर अपराध बोध, शर्म और छुपाने की प्रवृत्ति जाग उठती है, क्योंकि समाज ने हमें यही सिखाया है कि यह गलत है, यह पाप है। पर ओशो ने कहा, पाप वह नहीं है जो तुम करते हो, पाप वह है जो तुम करते हुए सोए रहते हो। जागो तो कुछ भी पाप नहीं। यानी सवाल यह नहीं है कि हस्तमैथुन पाप है या सही। असली सवाल है, क्या तुम इसे समझकर जागरूकता से कर रहे हो, या यह तुम्हारे भीतर दबे अकेलेपन और अधूरेपन का परिणाम है? ओशो का दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। वो कहते थे, सेक्सुअल एनर्जी कोई ऑर्डिनरी एनर्जी नहीं है, यह वही शक्ति है जिससे तुम पैदा हुए हो। इसे दबाओ मत, बर्बाद मत करो, इसे ट्रांसफॉर्म करो। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंचने के लिए इंसान को पहले अपनी आदतों को पहचानना पड़ता है। हस्तमैथुन, जिसे अक्सर लोग गुप्त रूप से करते हैं, असल में एक सब्स्टिट्यूट है। यह असली संतोष नहीं देता, यह बस एक अस्थायी राहत है जो कुछ क्षणों के बाद फिर उसी खालीपन में ढकेल देती है। और यही खालीपन हमें बार बार उसी आदत की तरफ खींचता है। याद रखिए, इंसान की सबसे गहरी जरूरत सिर्फ सुख नहीं है, बल्कि प्रेम और पूर्णता, लव फुलफिलमेंट है। ओशो ने हमेशा कहा, अगर तुम हस्तमैथुन से बाहर निकलना चाहते हो तो रिप्रेस, दबाना मत। अवेयरनेस, जागरूकता और मेडिटेशन, ध्यान से उस ऊर्जा को समझो और फिर उसे उच्चतम रूप में ट्रांसफॉर्म करो। संगीत, कला, रचनात्मकता या प्रेम की गहराई में। उन्होंने कहा, जब तुम उस ऊर्जा को सचेतन रूप से प्रेम और ध्यान में बदल दोगे, तब वही ऊर्जा तुम्हें आनंद नहीं बल्कि परमानंद, ब्लिस देगी। आज की दुनिया में जहां हर जगह सेक्सुअल स्टिम्युलेशन है, सोशल मीडिया, पोर्न, फैंटेसीज, वहां इंसान के लिए अपने भीतर की ऊर्जा को संभालना और भी मुश्किल हो गया है। लेकिन मुश्किल का मतलब असंभव नहीं। ओशो का संदेश साफ था, सबसे पहले गिल्ट से मुक्त हो जाओ। समझो कि यह आदत बुरी नहीं बल्कि अधूरी है, और फिर उस अधूरेपन को ध्यान और प्रेम से पूरा करो। यह वीडियो उसी सफर की शुरुआत है। यह सिर्फ आदत छोड़ने की बात नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की जीवन शक्ति को समझने और उसे सही दिशा देने की यात्रा है। तो आज इस सिनेमैटिक स्वर में हम ओशो के नजरिए से समझेंगे क्यों हस्तमैथुन असली संतोष नहीं देता, कैसे यह मन का एस्केप बन जाता है, और सबसे जरूरी, उस ऊर्जा को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है मेडिटेशन और क्रिएटिविटी में। शुरुआत यहीं से होती है, सच का सामना करने की हिम्मत से। क्योंकि याद रखो, भागने से आदतें और मजबूत होती हैं और सामना करने से वो पिघल जाती हैं। तो आइए ओशो की आंखों से इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। सोचिए, आपके भीतर एक नदी बह रही है। यह नदी कोई साधारण नदी नहीं है, यह है आपकी जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी। यह वही ऊर्जा है जो आपको हर सुबह उठने की ताकत देती है। वही ऊर्जा है जो आपके सपनों को उड़ान देती है। वही ऊर्जा है जिससे आपकी रचनात्मकता, आपकी सोच, आपका ध्यान और आपका प्रेम जन्म लेता है। लेकिन जरा ठहर कर देखिए, इस नदी का प्रवाह कहाँ जा रहा है? क्या यह नदी किसी विशाल समुद्र की ओर बह रही है, या फिर यह रेगिस्तान में बिखर कर सूख रही है? ओशो कहते थे, यौन ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी कोई गंदी चीज नहीं है। यह जीवन की सबसे शुद्ध, सबसे ताकतवर और सबसे दिव्य ऊर्जा है। समस्या यह नहीं कि यह ऊर्जा है, समस्या यह है कि हम इसे किस दिशा में बहा रहे हैं। ऊर्जा का गलत बहाव। हस्तमैथुन की कहानी कल्पना कीजिए, एक लड़के की, अकेला, बेचैन, तनाव से घिरा हुआ। उसके भीतर ऊर्जा उमड़ रही है, लेकिन वह इस ऊर्जा को समझ नहीं पाता। समाज ने उसे सिखाया नहीं कि इस ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाए।
उसके पास केवल एक आसान रास्ता है, हस्त मैथुन। वह राहत तो महसूस करता है, पर थोड़ी देर के लिए। उसके बाद खालीपन और भारीपन दोनों लौट आते हैं और धीरे धीरे यह प्रक्रिया आदत बन जाती है। ओशो कहते थे, हस्तमैथुन उस चोर दरवाजे की तरह है जिससे इंसान अपनी ऊर्जा को बर्बाद करके भाग जाता है। याद रखिए, यह ऊर्जा केवल शारीरिक सुख के लिए नहीं है। यह ऊर्जा ध्यान, मेडिटेशन और सृजन, क्रिएटिविटी की जड़ है। आपके भीतर जो पेंटर छिपा है, जो कवि सो रहा है, जो प्रेमी दबा हुआ है, जो साधक इंतजार कर रहा है, सब इसी ऊर्जा से जन्म लेते हैं। लेकिन जब यह ऊर्जा गलत दिशा में बह जाती है तो न पेंटिंग जन्म लेती है, न कविता, न प्रेम और न ही ध्यान। केवल थकान और अपराध बोध बाकी रह जाता है। ऊर्जा केवल सेक्स नहीं, जीवन का बीज। ओशो कहते थे, यौन ऊर्जा केवल सेक्स नहीं है, यह जीवन का बीज है। सोचिए, एक बीज को अगर आप मिट्टी में डाल दें, पानी दें, धूप दें, तो उससे एक पेड़ निकल सकता है। लेकिन वही बीज अगर आप जलाकर राख कर दें तो उससे कुछ नहीं होगा। हमारी ऊर्जा भी बिल्कुल वैसी ही है। हस्त मैथुन उस बीज को राख कर देने जैसा है, जबकि ध्यान और सृजन उसे पेड़ बना सकते हैं। फूलों, फलों और छांव से भरा हुआ पेड़। गलत बहाव क्यों होता है? अब सवाल है, यह ऊर्जा गलत दिशा में क्यों बहती है? क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि इस ऊर्जा का क्या किया जाए। समाज हमें केवल दो बातें सिखाता है, या तो इसे दबाओ या इसे गुप्त रूप से निकालो। दबाने से ऊर्जा कुंठा, फ्रस्ट्रेशन में बदलती है। निकालने से यह बर्बादी, वेस्टेज में। लेकिन तीसरा रास्ता कोई नहीं दिखाता, और वह है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ओशो एक किस्सा सुनाते थे। एक छोटे से गांव में एक साधु रहता था। वह साधु रोज गांव के बच्चों को पतंग उड़ाते देखता और मुस्कुराता। किसी ने पूछा, आप क्यों हंसते हो? साधु ने कहा, ये बच्चे अभी नहीं जानते, ये जिस डोर को पकड़कर पतंग उड़ाते हैं, यही डोर अगर वे भीतर की ऊर्जा से जोड़ लें तो उनकी आत्मा आकाश में उड़ सकती है। हस्तमैथुन उस पतंग को बिना दिशा के उड़ाने जैसा है। पतंग उड़ती तो है, लेकिन कहीं टकरा कर गिर जाती है, जबकि ध्यान उस पतंग को सही दिशा देता है, जहां वह बादलों से भी ऊंची उड़ सके। ओशो बार बार कहते थे, सेक्स एनर्जी इज रॉ एनर्जी। इफ यू यूज इट अनकॉन्शियसली, इट बिकम्स लस्ट। इफ यू यूज इट कॉन्शियसली, इट बिकम्स मेडिटेशन। जब वही ऊर्जा आप ध्यान में डालते हैं तो वह शांति में बदल जाती है। जब वही ऊर्जा आप कला, संगीत, लेखन या विज्ञान में लगाते हैं तो वह सृजन, क्रिएटिविटी बन जाती है। यहां अंतर केवल जागरूकता, अवेयरनेस का है। हस्तमैथुन में ऊर्जा अचेतन, अनकॉन्शियस रूप से बह जाती है। ध्यान और प्रेम में वही ऊर्जा सचेतन, कॉन्शियस होकर खिलती है। चैप्टर 2, कंडीशनिंग और गिल्ट। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा है। उसके भीतर पहली बार जीवन की ऊर्जा हलचल करने लगती है। वह नहीं समझ पाता कि यह क्या है, लेकिन अचानक समाज, धर्म और परंपराएं उसके कानों में फुसफुसाने लगती हैं। ये गलत है, ये गुनाह है, ये पाप है। और उस दिन से उसकी मासूम जिज्ञासा शर्म, शेम और अपराध बोध गिल्ट में बदल जाती है। ओशो कहते थे, गिल्ट सबसे बड़ी कैद है। आदमी जेल की सलाखों से तो बाहर निकल सकता है, लेकिन गिल्ट की सलाखें भीतर ही भीतर उसकी आत्मा को कैद कर देती हैं। हस्तमैथुन के संदर्भ में यह गिल्ट बहुत गहरा है, क्योंकि समाज ने हमें शुरू से यही बताया, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बुरे हो, भगवान तुम्हें सजा देगा, तुम्हारा शरीर गंदा हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ? एक प्राकृतिक ऊर्जा के अनुभव को हमने गुनाह समझ लिया, और जब भी इंसान गुनाह का बोझ लेकर जीता है तो वह और भी गहरे उसी आदत में फंसता चला जाता है। गिल्ट का विरोधाभास। अब आप देखिए, इस विरोधाभास को समाज कहता है मत करो, लेकिन मन बार बार खींचता है। जब आप करते हैं तो थोड़ी देर राहत मिलती है, पर राहत के बाद गिल्ट आता है, मैं गलत हूं, मैं गंदा हूं। यह गिल्ट क्या करता है? यह आपको और कमजोर करता है, और जब इंसान कमजोर होता है तो वह फिर उसी आदत की ओर भागता है। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है। अर्ज, एक्शन, गिल्ट, वीकनेस, अगेन एक्शन। ओशो कहते थे, गिल्ट से आदतें टूटती नहीं बल्कि और मजबूत होती हैं, क्योंकि गिल्ट इंसान को भीतर से इतना छोटा कर देता है कि वह अपनी ही ऊर्जा को दोबारा उसी दलदल में फेंक देता है। हम बचपन से ही सुनते आए हैं, सेक्स गंदा है, टच मत करो, डिजायर बुरी चीज है। यह है कंडीशनिंग,
एक मानसिक प्रोग्रामिंग, जैसे किसी कंप्यूटर में वायरस डाल दिया जाए, और यह वायरस इतना गहरा है कि इंसान बड़ा होकर भी वही मान्यताएं ढोता है। वह जब भी यौन ऊर्जा को महसूस करता है, उसके भीतर दो आवाजें टकराती हैं। एक आवाज कहती है, ये स्वाभाविक है। दूसरी आवाज चिल्लाती है, ये पाप है। इस टकराव से पैदा होता है कॉन्फ्लिक्ट, और इसी कॉन्फ्लिक्ट से जन्म लेता है गिल्ट। कहानी गिल्ट की कैद। ओशो ने एक बार एक साधक की कहानी सुनाई। वह साधक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा। जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, मेरे भीतर सेक्स की तस्वीरें आने लगती हैं। मैं पापी हूं, मैं गंदा हूं। ओशो हंस पड़े। उन्होंने कहा, तुम्हें गंदे विचार नहीं रोक रहे, तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा गिल्ट। अगर तुम उन विचारों को स्वीकार कर लो तो वे धीरे धीरे स्वयं गायब हो जाएंगे, पर तुम उन्हें दबाते हो, और दबाने से वे और ताकतवर हो जाते हैं। यह है गिल्ट की असली चाल। जितना उसे दबाओगे उतना वह बढ़ेगा। गिल्ट से मुक्ति। अब सवाल उठता है, इस गिल्ट से कैसे निकला जाए? ओशो कहते थे, गिल्ट से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, स्वीकार, एक्सेप्टेंस। अपने भीतर जो है उसे पूरी जागरूकता से देखो। गिल्ट मत बनाओ, शर्म मत बनाओ। जैसे एक बच्चा अपने शरीर को खोजता है, वैसे ही इसे देखो, निर्दोष होकर देखो। याद रखिए, एनर्जी को दबाने से वह कभी गायब नहीं होगी, लेकिन उसे स्वीकार करने से वह ट्रांसफॉर्म हो सकती है। आज लाखों युवा इस गिल्ट में डूबे हुए हैं। वे अपने पेरेंट्स से नहीं कह सकते, वे समाज से छिपाते हैं, वे भगवान से डरते हैं, और भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी तकलीफ हस्तमैथुन नहीं है, उनकी सबसे बड़ी तकलीफ है गिल्ट। ये गिल्ट उन्हें आत्मसम्मान से वंचित कर देता है। वह खुद को लायक नहीं समझते, और जब इंसान खुद को लायक नहीं समझता तो वह महानता की ओर कैसे बढ़ेगा? ओशो का संदेश साफ था, सेक्स को समझो, उससे मत भागो, उसे गुनाह मत मानो, गिल्ट को छोड़ दो। क्योंकि जैसे ही आप गिल्ट छोड़ते हैं, वैसे ही एनर्जी दबाव से मुक्त हो जाती है। अब वह एनर्जी स्वतंत्र है। वह चाहे तो ध्यान में जाएगी, चाहे तो सृजन में, चाहे तो प्रेम में। गिल्ट की कैद से मुक्त होने का मतलब है, आपने पहली बार अपनी एनर्जी को सही दिशा में बहने दिया। तो सोचिए, आप दो रास्तों पर खड़े हैं। एक तरफ है वही पुराना रास्ता, कंडीशनिंग और गिल्ट का, जहां हर बार अर्ज के बाद शेम और अपराध बोध आपका इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है नया रास्ता, अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस का, जहां आप अपने अनुभव को गुनाह नहीं बल्कि ऊर्जा के रूप में देखते हैं, जहां आप गिल्ट से नहीं फ्रीडम से जीते हैं। ओशो कहते थे, जिस दिन इंसान गिल्ट से मुक्त हो जाता है, उस दिन वह पहली बार अपनी आत्मा की खुशबू महसूस करता है। तो सवाल यह नहीं है कि आपके भीतर अर्ज उठता है या नहीं, सवाल यह है कि आप उस अर्ज को गिल्ट बनाते हैं या उसे रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जाते हैं। और यही है कंडीशनिंग और गिल्ट की सच्चाई। समाज ने जो पाप की कहानी बनाई, वही इंसान की सबसे बड़ी कैद है, लेकिन जागरूकता और स्वीकार से वही इंसान स्वतंत्र भी हो सकता है। चैप्टर थून, हस्तमैथुन। सब्स्टिट्यूट असली संतोष नहीं, रात का सन्नाटा है। कमरे की खिड़की आधी खुली है और बाहर से आती हल्की ठंडी हवा कमरे को छू रही है। एक इंसान अकेला बैठा है, उसके भीतर बेचैनी है, जैसे कोई अधूरा गीत, कोई अधूरी कविता, कोई अधूरा आलिंगन उसके सीने में कैद हो। वह राहत चाहता है, वह संतोष चाहता है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है, न कोई साथी, न कोई प्रेम। और तभी वह रास्ता चुनता है जो आसान है, जो तुरंत उपलब्ध है, हस्तमैथुन। कुछ पल के लिए उसे लगता है कि वह हल्का हो गया, लेकिन गहराई में उसके भीतर वही खालीपन, वही अकेलापन, वही प्यास और भी गहरी हो जाती है। ओशो कहते थे, हस्तमैथुन केवल एक सब्स्टिट्यूट है। यह असली भोजन नहीं, यह केवल नकली स्वाद है। यह आपकी भूख को खत्म नहीं करता, यह केवल उसे थोड़ी देर के लिए दबा देता है। सब्स्टिट्यूट का सच सोचिए, अगर आपको भूख लगी हो और कोई आपको एक रबर का फल दे दे, आप उसे चबाते रहेंगे, पर उससे पेट नहीं भरेगा। वह केवल इल्यूजन देगा, जैसे आप कुछ खा रहे हैं। हस्तमैथुन भी वही रबर का फल है। यह शरीर को मोमेंटरी प्लेजर देता है, लेकिन आत्मा को खाली छोड़ देता है। क्योंकि असली संतोष तो प्रेम में है, असली संतोष तो संबंधों की गहराई में है, असली संतोष तो ध्यान की नीरवता में है। प्रेम और संबंध का आयाम, ओशो कहते थे, सेक्स जब प्रेम के साथ हो तो वह केवल शरीर का खेल नहीं रह जाता, वह आत्मा का उत्सव बन जाता है।
हस्त मैथुन में न तो प्रेम है, न दूसरे का स्पर्श, न दो आत्माओं का मिलन। यह केवल मन द्वारा बनाया गया सिमुलेशन है, जैसे कंप्यूटर पर कोई गेम खेलना और असली युद्ध क्षेत्र में होना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप सिर्फ शरीर को नहीं छूते, आप आत्मा को छूते हैं। वहां आनंद केवल कुछ सेकंड का नहीं होता, वह जीवन का रस बन जाता है। ध्यान का आयाम और प्रेम से भी गहरा संतोष है। ध्यान, मेडिटेशन। ओशो कहते थे, ध्यान वह अवस्था है जहां आपकी सारी ऊर्जा भीतर की ओर बहती है। वहां और उसे ऑब्जर्व कीजिए, धीरे धीरे वह अर्ज ट्रांसफॉर्म होकर अवेयरनेस में बदलने लगेगा। तो सोचिए, आप भूखे हैं और सामने दो चीजें रखी हैं। एक है नकली रबर का फल और दूसरा है असली भोजन। आपके पास चॉइस है, आप सब्स्टिट्यूट चुन सकते हैं और फिर भी भूखे रह सकते हैं, या आप असली भोजन चुन सकते हैं और तृप्त हो सकते हैं। हस्त मैथुन सब्स्टिट्यूट है, भ्रम है, अस्थाई है, इनकम्प्लीट है। वह कभी भी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता। असली संतोष तो प्रेम के आलिंगन में है, असली संतोष तो ध्यान की नीरवता में है, असली संतोष तो सरेंडर में है। ओशो कहते थे, डोंट सेटल फॉर द सब्स्टिट्यूट व्हेन द रियल इज वेटिंग फॉर यू। और यही है तीसरे पॉइंट की गहराई। हस्त मैथुन केवल एक सब्स्टिट्यूट है। सच्चा संतोष प्रेम और ध्यान से आता है। चैप्टर 4, मन का एस्केप और अकेलापन। रात का समय है। खिड़की से बाहर झांकते ही आप देखते हैं सड़कें खाली हैं, रोशनी मंद है और पूरा शहर जैसे सो गया हो। लेकिन आपके कमरे में नींद गायब है। आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, दिल भारी है, मन खाली है, और यही खालीपन आपको खींचता है उस आदत की ओर जिसे आप बार बार दोहराते हैं, हस्त मैथुन। ओशो कहते थे, मन जब हकीकत का सामना नहीं कर पाता तब वह भागने लगता है, और हर भागना एक एस्केप है। अकेलापन, ये शब्द सुनते ही कई चेहरे उदास हो जाते हैं। आप लोगों से घिरे हो सकते हैं लेकिन भीतर अकेले हैं। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, फिर भी एक खाली जगह है जो कोई भर नहीं पाता। इस खाली जगह को भरने के लिए मन क्या करता है? वह एस्केप ढूंढता है। कभी यह एस्केप शराब होता है, कभी ड्रग्स, कभी गेम्स, कभी एंडलेस स्क्रॉलिंग, और कई बार ये एस्केप हस्त मैथुन होता है। यह एक्ट असल में प्लेजर से ज्यादा लोनलीनेस से भागने का तरीका है। जैसे कोई बच्चा अंधेरे में डर कर आंखें बंद कर ले और सोचे कि अब अंधेरा नहीं है। तनाव और फैंटेसी अकेलापन ही नहीं, तनाव भी मन को एस्केप की ओर धकेलता है। काम का दबाव, परिवार की उम्मीदें, असफलताओं का बोझ, ये सब मिलकर मन को बेचैन कर देते हैं। ऐसे में इंसान चाहता है कोई इंस्टेंट रिलीफ बटन मिले, और हस्त मैथुन वही इंस्टेंट रिलीफ बन जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह रिलीफ वास्तविक नहीं है, यह केवल फैंटेसी है। आपके मन ने एक काल्पनिक संसार बनाया और आप उसमें थोड़ी देर के लिए डूब गए, लेकिन जैसे ही एक्ट खत्म होता है आप फिर उसी हकीकत में लौट आते हैं जहां अकेलापन वही है, तनाव वही है, खालीपन वही है। कहानी। भागते कदम एक युवक ओशो के पास आया। उसने कहा, मैं रोज सोचता हूं कि आज मैं हस्त मैथुन नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही रात होती है मैं टूट जाता हूं। मुझे लगता है मैं अपनी जिंदगी से भाग रहा हूं। ओशो ने शांत होकर उत्तर दिया, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है। हस्त मैथुन केवल एक्ट नहीं है, यह तुम्हारे मन का भागना है। तुम अपनी सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते कि तुम अकेले हो, कि तुम खाली हो, तो तुमने एक एस्केप ढूंढ लिया। मन का एस्केप मैकेनिज्म, मनोविज्ञान में इसे कहते हैं एस्केप मैकेनिज्म। जब इंसान किसी कठिनाई का सामना नहीं कर पाता तो वह वास्तविकता से भागने लगता है। हस्त मैथुन उसी भागने का रास्ता है। जैसे ही अर्ज आता है आप एक्ट करते हैं और मन टेम्पोरेरीली सोचता है, अब मैं ठीक हूं। लेकिन सच यह है कि असली समस्या अनटच्ड रहती है। आपका लोनलीनेस जस का तस है, आपका स्ट्रेस वहीं का वहीं है, आपका इनर वॉइड उसी इंटेंसिटी से बाकी है। ओशो कहते थे, अकेलेपन से भागो मत, उससे मित्रता करो, क्योंकि अकेलापन ही ध्यान का पहला दरवाजा है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस दरवाजे से घबराकर पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं अकेलापन सज्जा है, लेकिन सच ये है कि अकेलापन अवसर है, स्वयं को जानने का, भीतर उतरने का। अगर आप अकेलेपन को स्वीकार कर लें तो वही अकेलापन मेडिटेशन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन अगर आप उससे भागते हैं तो वही अकेलापन एडिक्शन में बदल जाता है। कितने ही युवा रात को कमरे में अकेले बैठकर सोचते हैं,
काश कोई मेरे साथ होता, लेकिन उनके पास कोई नहीं होता, तो वे फैंटेसी का सहारा लेते हैं। वे अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में वह कंपेनियनशिप खोजते हैं जो असल जीवन में उन्हें नहीं मिल पाती। और यहीं सबसे बड़ा इल्यूजन जन्म लेता है कि यह एक्ट उन्हें खुश कर देगा, लेकिन सच यह है कि एक्ट खत्म होते ही उनकी खुशी भी खत्म हो जाती है और पीछे रह जाता है थकान, गिल्ट और वही पुराना लोनलीनेस। तो एस्केप से बाहर कैसे निकला जाए? ओशो का कहना था, भागना बंद करो, अकेलेपन को देखो, उसे महसूस करो। शुरू में यह दर्द देगा क्योंकि तुम पहली बार अपनी सच्चाई का सामना करोगे, लेकिन धीरे धीरे वही अकेलापन शांति बन जाएगा और वही शांति ध्यान का बीज बनेगी। इसका मतलब यह नहीं कि अर्ज दबा दो, मतलब यह है कि अर्ज को ऑब्जर्व करो। जब मन कहे भागो तो ठहरो, गहरी सांस लो और पूछो, मैं क्यों भाग रहा हूं? क्या चीज मुझे इतना डरा रही है कि मैं अकेला नहीं रह पा रहा? व्यावहारिक उपाय अकेलेपन का स्वागत। रात को अकेले बैठो, मोबाइल दूर रखो, लाइट ऑफ करो और अपने अकेलेपन को महसूस करो। यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपका मित्र बन जाएगा। तनाव का रिलीज, एक्सरसाइज, योगा और प्राणायामा को आदत बनाओ। जब शरीर एक्टिव होगा तो स्ट्रेस नेचुरली रिलीज होगा। फैंटेसी से बाहर, पोर्न या फैंटेसी को ट्रिगर मत बनने दो। रियल लाइफ एक्टिविटीज, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग में अपनी इमेजिनेशन लगाओ। मेडिटेशन एज रिप्लेसमेंट। जब अर्ज आए तुरंत एक्ट मत करो, बस 10 मिनट के लिए मेडिटेशन में बैठो। आप देखेंगे अर्ज धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो सोचिए, आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, एस्केप का रास्ता, जहां हर बार आप थोड़ी देर के लिए रिलीफ पाते हैं, लेकिन फिर वही अकेलापन लौट आता है। दूसरा, इनकाउंटर का रास्ता, जहां आप अपने अकेलेपन से भागते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं, जहां आप अपने स्ट्रेस को दबाते नहीं बल्कि ट्रांसफॉर्म करते हैं, जहां आप फैंटेसी में खोते नहीं बल्कि रियलिटी में गहराई से उतरते हैं। ओशो कहते थे, लोनलीनेस इज नॉट अ कर्स, इट इज अ डोर। इफ यू एस्केप यू विल मिस इट, इफ यू फेस इट यू विल एंटर इनटू मेडिटेशन। तो अब सवाल यह है, क्या आप भागना चाहते हैं या आप अपनी सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं? और यही है चौथे पॉइंट की गहराई। हस्तमैथुन अक्सर अकेलेपन और तनाव का एस्केप है, लेकिन अगर आप भागना छोड़ दें और अकेलेपन से दोस्ती कर लें तो वही ऊर्जा ध्यान और शांति में बदल सकती है। चैप्टर 5, ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। कहते हैं, हर इंसान के भीतर एक अथाह समुद्र है। इस समुद्र में एक शक्ति बह रही है, सेक्स एनर्जी। यही ऊर्जा है जिसने हमें जन्म दिया। यही ऊर्जा है जो हमारी नस नस में जीवन की आग जलाए हुए है। लेकिन समस्या तब होती है जब इंसान इस ऊर्जा को सही दिशा में इस्तेमाल करना भूल जाता है। ओशो कहते थे, सेक्स एनर्जी को दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। यह वाक्य सुनने में छोटा लगता है, लेकिन इसके भीतर जीवन बदल देने वाली शक्ति छुपी है। जरा सोचो, जब कोई इंसान हस्तमैथुन करता है तो वह इस ऊर्जा को बस बाहर फेंक देता है। यह ऐसा है मानो तुम्हारे पास सोने की खान हो और तुम उसे मिट्टी समझकर नदी में बहा दो। क्षणिक सुख मिल जाता है, लेकिन वास्तविक खजाना हाथ से निकल जाता है। अब सवाल उठता है, अगर दबाना भी नहीं है और यूं व्यर्थ गंवाना भी नहीं है तो क्या करना है? यहीं आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? यानी उसी ऊर्जा को ऊपर उठाना, उसे प्रेम में, ध्यान में, कला में, संगीत में, प्रार्थना में बदल देना। जब कोई चित्रकार अपनी पूरी भावनाओं से कैनवास पर रंग भरता है तो वह वही ऊर्जा है जो सेक्स में इस्तेमाल हो सकती थी, लेकिन अब कला बनकर दुनिया को सुंदर कर रही है। जब कोई साधक ध्यान में गहराई से उतरता है और मौन की गहराइयों में विलीन हो जाता है तो वही सेक्सुअल ऊर्जा है जो भीतर की रोशनी में बदल रही है। जब कोई प्रेमी सच्चे प्रेम में डूब जाता है तो वही ऊर्जा है जो आनंद, ब्लिस बनकर बहती है। ओशो कहते थे, सेक्सुअल एनर्जी इज रॉ मटेरियल, डायमंड और डस्ट, इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू यूज इट। सोचो जरा, अगर आग को गलत दिशा दी जाए तो वह घर जला सकती है, लेकिन वही आग अगर चूल्हे में जलाई जाए तो अन्न पका सकती है। यही हाल हमारी ऊर्जा का है। हस्तमैथुन और बेहोश यौन कृत्य इसे जला देते हैं, लेकिन अगर ध्यान, प्रेम और कला में लगाया जाए तो यही ऊर्जा हमें भगवान तक पहुंचा सकती है। कहानी का रूप, एक बार एक शिष्य ने ओशो से पूछा, भगवान, मैं अपनी यौन ऊर्जा से परेशान हूं,
ये बार बार मुझे नीचे खींच ले जाती है। ओशो मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हें नीचे नहीं खींच रही, ये तुम्हें ऊपर भी उठा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम अभी इसके मालिक नहीं हो, इसके गुलाम हो। जब मालिक बन जाओगे तब यही ऊर्जा तुम्हें उड़ना सिखाएगी। और यही है ट्रांसफॉर्मेशन का रहस्य। दबाना नहीं है, क्योंकि दबाने से ऊर्जा सड़ जाती है और मानसिक विकार बन जाती है। व्यर्थ गंवाना नहीं है, क्योंकि तब जीवन में खालीपन और थकान छा जाती है, बल्कि उसका रुख बदलना है। जब वही ऊर्जा मेडिटेशन में जाती है तब तुम मौन की गहराई में उतर जाते हो। जब वही ऊर्जा क्रिएटिविटी में जाती है तब तुम दुनिया को कुछ नया देते हो। जब वही ऊर्जा प्रेयर में जाती है तब तुम ईश्वर को महसूस करते हो। तो याद रखो, हस्तमैथुन सिर्फ एक आदत नहीं है, यह एक चौराहा है जहां से तुम या तो नीचे जा सकते हो या ऊंचाइयों की ओर बढ़ सकते हो। ओशो का संदेश स्पष्ट है, सेक्स एनर्जी तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन सवाल यह है कि तुम उसे मिट्टी बनाते हो या हीरा गढ़ते हो। और यही ट्रांसफॉर्मेशन है जहां साधारण सुख दिव्य आनंद ब्लिस में बदल जाता है। चैप्टर 6, ध्यान, मेडिटेशन ही उपाय। कल्पना कीजिए, रात का सन्नाटा है, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ, बाहर कहीं दूर से आती कुत्तों की भौंकने की आवाज, और भीतर मन में एक बेचैनी। आप अकेले हैं, आपकी ऊर्जा इधर उधर भाग रही है, और तभी मन कोई आसान रास्ता ढूंढता है। चलो थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन उस आराम के बाद वही खालीपन, वही थकान, वही अपराध बोध। ओशो कहते थे, एनर्जी को रिप्रेस मत करो, उसे ट्रांसफॉर्म करो, क्योंकि रिप्रेशन हमेशा अपराध बोध पैदा करता है और ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा स्वतंत्रता। दबाना रिप्रेशन क्यों जर है? जरा सोचिए, अगर आप नदी पर बांध लगाएं तो क्या होगा? पानी रुकेगा, लेकिन दबाव बढ़ेगा और एक दिन बांध टूट जाएगा। यही हाल तब होता है जब इंसान अपनी सेक्सुअल अर्ज को सिर्फ रोकने की कोशिश करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि आदत से बचने का रास्ता है खुद को रोकना, दबाना, पनिशमेंट देना। लेकिन ओशो कहते हैं, रिप्रेशन से आदमी आदत से नहीं बचता, बल्कि उसमें और गहराई से फंसता चला जाता है। जितना आप दबाते हैं उतना मन उसी चीज की तरफ खींचता है। यानी अगर आप बार बार सोचते हैं मुझे हस्तमैथुन नहीं करना है, तो आपका पूरा ध्यान उसी पर टिक जाता है और आखिरकार आप फिर से वही करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण तो उपाय रिप्रेशन नहीं है। उपाय है ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जो ऊर्जा बाहर निकलकर बर्बाद हो जाती है उसी ऊर्जा को किसी और दिशा में मोड़ना। ओशो कहते थे, सेक्स एनर्जी इज रॉ एनर्जी। इफ यू पोर इट इनटू मेडिटेशन इट बिकम्स ब्लिस। इफ यू पोर इट इनटू लव इट बिकम्स कंपैशन। If you pour it into art, it becomes creativity. हस्तमैथुन का असली समाधान यही है, ऊर्जा को रोकना नहीं, बल्कि उसकी दिशा बदलना। मेडिटेशन, एनर्जी की नई यात्रा। अब सवाल है, कैसे बदले? यहीं पर मेडिटेशन आता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने शरीर, अपनी सांस, अपने विचार और अपनी इच्छाओं को देखना सीखते हैं। और यही देखने की शक्ति, अवेयरनेस, आदतों को धीरे धीरे गिरा देती है। क्योंकि हस्तमैथुन कोई गहरी बायोलॉजिकल नीड नहीं है, ये ज्यादातर मन का खेल है। लोनलीनेस, बोर्डम, फैंटेसी, एस्केपिज्म। जैसे ही अवेयरनेस आती है आप पहचानने लगते हैं, अभी यह अर्ज आई है, लेकिन मैं इसे देख सकता हूं, मैं इसे ऑब्जर्वर की तरह विटनेस कर सकता हूं। जैसे ही आप विटनेस बन जाते हैं, अर्ज की पकड़ ढीली पड़ जाती है। धीरे धीरे आदत अपने आप कम होने लगती है। साधारण मेडिटेशन टेक्निक, ओशो स्टाइल। ओशो ने कई तकनीकें दी। आइए मैं आपको एक आसान अनुभव कराता हूं। स्टेप 1, सांस पर ध्यान। आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद, गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान रखें। हर सांस लेते हुए महसूस करें कि ऊर्जा भीतर जा रही है। हर सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि तनाव बाहर जा रहा है। स्टेप 2, अर्ज को विटनेस करें। अगर इस दौरान आपके भीतर कोई सेक्सुअल अर्ज उठती है तो घबराइए नहीं, उसे दबाइए मत, सिर्फ देखिए। जैसे आप किसी फिल्म को पर्दे पर देखते हैं, वह अर्ज उठेगी, थोड़ी देर रहेगी और फिर गिर जाएगी। आप बस गवाह बने रहिए। स्टेप 3, एनर्जी का रूपांतरण। अब महसूस करें कि वही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। सांस लेते हुए कल्पना करें कि यह शक्ति आपके हृदय तक पहुंच रही है, फिर धीरे धीरे सिर के शीर्ष तक और वहां से पूरे शरीर में फैल रही है। यह वही ऊर्जा है जो अगर बाहर निकलती तो थकान देती।
लेकिन अब यही ऊर्जा आपको ताजगी और शांति दे रही है। हैबिट टूटती कैसे है? याद रखिए, ये ओवरनाइट नहीं होगा। जैसे कोई बीज धीरे धीरे अंकुर बनता है, वैसे ही आदत भी अवेयरनेस से धीरे धीरे ढहती है। पहले अर्ज आती है और आप तुरंत एक्शन लेते हैं। फिर मेडिटेशन के बाद अर्ज आती है, लेकिन आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, थोड़ा विटनेस करते हैं। फिर कभी कभी आप अर्ज को सिर्फ देखते हैं और वह अपने आप गायब हो जाती है। यही है ट्रांसफॉर्मेशन, और यही रास्ता है जिससे आदत धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है। क्यों मेडिटेशन ही असली उपाय है? गिल्ट से मुक्त करता है। आप समझते हैं कि इच्छा नेचुरल है, लेकिन उसकी दिशा बदल सकती है। शरीर और मन को संतुलन देता है। एनर्जी लीक नहीं होती, बल्कि रचनात्मकता में बदल जाती है। अकेलेपन को भरता है। अवेयरनेस आपको अंदर से संतोष देती है, जिससे आप एस्केप नहीं खोजते। आनंद की नई परिभाषा देता है। जो आनंद पहले क्षणिक था, वह अब स्थायी शांति और ब्लिस बन जाता है। सोचिए, अगर वही ऊर्जा जो आपको थका देती है, वही ऊर्जा आपको जगाने लगे तो? अगर वही अर्ज जो आपको बार बार गिल्ट में धकेलती है, वही अर्ज आपको ध्यान और प्रेम की ओर ले जाए तो? ओशो कहते थे, ध्यान कोई उपाय नहीं, ध्यान ही जीवन की अंतिम अवस्था है। जब ध्यान आ जाता है, आदतें अपने आप झड़ जाती हैं, जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं। तो सवाल यह नहीं है कि मैं हस्तमैथुन से कैसे बचूं, सवाल यह है मैं अपनी ऊर्जा को कैसे ट्रांसफॉर्म करूं, और इसका उत्तर है मेडिटेशन। अब आप ही सोचिए, क्या आप अपनी एनर्जी को बर्बाद करेंगे या उसे एक ऐसी शक्ति में बदलेंगे जो आपकी जिंदगी को रोशनी से भर दे? चैप्टर 7, कॉन्शियस लविंग वर्सेस मैकेनिकल हैबिट। क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान का सबसे बड़ा धोखा कहाँ होता है? वह बाहर से नहीं, वह अपने भीतर से होता है। ओशो कहते थे, प्रेम अगर जागरूकता के साथ जिया जाए तो वही ध्यान बन जाता है। लेकिन अगर प्रेम भी एक आदत, एक मैकेनिकल क्रिया, एक रोबोटिक रिचुअल बन जाए तो वह सिर्फ शरीर की थकान मिटाता है, आत्मा को नहीं छूता। हस्तमैथुन क्यों इतना व्यापक है? क्योंकि यह आसान है। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई गहराई नहीं, बस एक आदत, जैसे सिगरेट पीना, जैसे फोन स्क्रॉल करना। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सच में संतोष देता है? शायद 5 मिनट, फिर वही खालीपन, वही अकेलापन, वही गिल्ट। ओशो यहां कहते हैं, मैकेनिकल सेक्स और मैकेनिकल मास्टरबेशन दोनों ही आत्मा को संतोष नहीं देते, क्योंकि आत्मा का भोजन मैकेनिकल नहीं हो सकता। आत्मा केवल जागरूक प्रेम, कॉन्शियस लविंग से तृप्त होती है। जरा सोचिए, एक मैकेनिकल एम्ब्रेस जहां 2 लोग बस आदत से एक दूसरे को छू रहे हों, और एक कॉन्शियस एम्ब्रेस जहां पूरा अस्तित्व उस क्षण में डूबा हो। फर्क वही है जैसे कोई भूखा आदमी स्टेल रोटी खा ले और कोई रसगुल्ले की मिठास महसूस करे। कॉन्शियस लविंग का मतलब है जब आप अपने पार्टनर को सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि आत्मा से छूते हैं। जब आप प्रेम को केवल इच्छा की पूर्ति नहीं, बल्कि ऊर्जा का मिलन मानते हैं। जब आप हर स्पर्श, हर निगाह, हर सांस को जागरूक होकर जीते हैं। ऐसे प्रेम में न कोई गिल्ट है, न कोई खालीपन। और ऐसे प्रेम के बाद हस्तमैथुन जैसी मैकेनिकल आदतें अपने आप छूट जाती हैं, क्योंकि जब कोई मधुरस पी चुका हो तो वह सस्ते नकली स्वाद की ओर नहीं जाएगा। ओशो कहते थे, प्रेम अगर ध्यान बन जाए तो तुम्हें किसी सब्स्टिट्यूट की जरूरत नहीं रहेगी। मैकेनिकल आदतें वहीं पनपती हैं जहां जागरूकता नहीं होती। तो समाधान रिप्रेशन नहीं है, समाधान है अवेयरनेस। समाधान है प्रेम को मैकेनिकल आदत से ऊपर उठाकर एक कॉन्शियस अनुभव बनाना। और जब प्रेम सचमुच जागरूक हो जाता है, तब वही ध्यान है। और ध्यान में प्रवेश कर लिया तो फिर कोई आदत, कोई एडिक्शन, कोई सब्स्टिट्यूट आपको बांध नहीं पाता। चैप्टर 8, ओवर इंडल्जेंस से हेल्थ पर असर। जरा ठहर कर सोचिए, हर आदत जब सीमा से बाहर चली जाए तो क्या होता है? एक मिठाई भी अगर कभी कभार खाई जाए तो आनंद देती है, लेकिन वही मिठाई अगर रोज रोज खाई जाए तो जहर बन जाती है। हस्तमैथुन भी वैसा ही है। कभी कभार यह शरीर की एक सामान्य रिलीज हो सकती है, लेकिन जब यह ओवर इंडल्जेंस बन जाए, जब दिमाग बार बार उसी ट्रैप में फंस जाए, तो यह धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को खा जाती है। शारीरिक असर, शरीर में सुस्ती और थकान, मांसपेशियों और एनर्जी लेवल्स पर असर, आलस्य, लेथार्जी और कमजोरी, क्योंकि बार बार एनर्जी ड्रेन करने से शरीर अपनी वाइटैलिटी खोने लगता है। मानसिक असर, गिल्ट और शेम, कंसंट्रेशन में कमी,
दिमाग में एक बोझ बार बार लूप में फंसना, जैसे कोई एस्केप ना हो, यह सब रिप्रेशन से और बढ़ जाता है। अगर कोई सिर्फ ना ना कहकर खुद को रोकने की कोशिश करता है तो मन और जिद्दी हो जाता है। मन फॉरबिडन फ्रूट की तरह बार बार वहीं भागता है। ओशो कहते थे, समस्या सेक्स नहीं है, समस्या है अनअवेयरनेस। मतलब अगर आप बिना जागरूकता के मैकेनिकल हैबिट में फंसे हैं तो वही जहर बनता है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो वही एनर्जी, मेडिटेशन, क्रिएटिविटी और ब्लिस का जरिया बन सकती है। यही कारण है कि सॉल्यूशन रिप्रेशन, दबाना नहीं है, सॉल्यूशन है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है आप अपने भीतर की आदत को देखें, उसे जज न करें, उसे दबाएं नहीं, बस देखें। धीरे धीरे वही देखने की शक्ति उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसलिए याद रखिए, ओवर इंडल्जेंस हमेशा बोझ बनती है, लेकिन जागरूकता, अवेयरनेस हमेशा मुक्ति देती है। चैप्टर 9, एस्केप से एनकाउंटर की ओर। जरा ठहर कर सोचिए, हर आदत जब सीमा से बाहर चली जाए तो क्या होता है? एक मिठाई भी अगर कभी कभार खाई जाए तो आनंद देती है, लेकिन वही मिठाई अगर रोज रोज खाई जाए तो जहर बन जाती है। हस्तमैथुन भी वैसा ही है। कभी कभार यह शरीर की एक सामान्य रिलीज हो सकती है, लेकिन जब यह ओवर इंडल्जेंस बन जाए, जब दिमाग बार बार उसी ट्रैप में फंस जाए, तो यह धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को खा जाती है। शारीरिक असर, शरीर में सुस्ती और थकान, मांसपेशियों और एनर्जी लेवल्स पर असर, आलस्य, लेथर्जी और कमजोरी, क्योंकि बार बार एनर्जी ड्रेन करने से शरीर अपनी वाइटैलिटी खोने लगता है। मानसिक असर, गिल्ट और शेम, कंसंट्रेशन में कमी, दिमाग में एक बोझ, बार बार लूप में फंसना, जैसे कोई एस्केप ना हो, यह सब रिप्रेशन से और बढ़ जाता है। अगर कोई सिर्फ ना ना कहकर खुद को रोकने की कोशिश करता है तो मन और जिद्दी हो जाता है। मन फॉरबिडन फ्रूट की तरह बार बार वहीं भागता है। ओशो कहते थे, समस्या सेक्स नहीं है, समस्या है अनअवेयरनेस। मतलब अगर आप बिना जागरूकता के मैकेनिकल हैबिट में फंसे हैं तो वही जहर बनता है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं, तो वही एनर्जी, मेडिटेशन, क्रिएटिविटी और ब्लिस का जरिया बन सकती है। यही कारण है कि सॉल्यूशन रिप्रेशन, दबाना नहीं है, सॉल्यूशन है अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है आप अपने भीतर की आदत को देखें, उसे जज न करें, उसे दबाएं नहीं, बस देखें। धीरे धीरे वही देखने की शक्ति उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसलिए याद रखिए, ओवर इंडल्जेंस हमेशा बोझ बनती है, लेकिन जागरूकता, अवेयरनेस हमेशा मुक्ति देती है। चैप्टर 10, व्यावहारिक उपाय, प्रैक्टिकल वेज टू ओवरकम। अब तक हमने समझा कि हस्तमैथुन, मैस्टरबेशन क्यों एक सब्स्टिट्यूट है, कैसे यह माइंड का एस्केप बन जाता है और किस तरह अवेयरनेस व मेडिटेशन से इसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि प्रैक्टिकली कैसे? रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं जिससे यह हैबिट अपने आप ढीली पड़ जाए? यहाँ 5 गहरे और प्रैक्टिकल उपाय हैं। 1, ध्यान और श्वास अभ्यास, मेडिटेशन प्लस ब्रीथिंग। सबसे पहली कुंजी है जागरूकता। जब अर्ज उठती है तो तुरंत उसे दबाने या इंडल्ज करने की बजाय बैठो, गहरी सांस लो, आंखें बंद करके उस अर्ज को ऑब्जर्व करो। ओशो कहते हैं, अर्ज को विटनेस करो, वह खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 2, क्रिएटिविटी में लगना, आर्ट, राइटिंग, म्यूजिक, वर्क। सेक्स एनर्जी को रोका नहीं जाता, उसे बदला जाता है। कला, लेखन, संगीत या किसी मीनिंगफुल काम में उसे चैनल करो। जो ऊर्जा नीचे फंसी है वही ऊपर उठकर क्रिएटिविटी का सोर्स बन सकती है। 3, शरीर को सक्रिय रखना, एक्सरसाइज, योगा। शरीर जितना थका होगा उतनी ही सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस में रहेगी। योग, दौड़ना, पुशअप्स, वर्कआउट, ये सब नेचुरल तरीके हैं एक्सेस एनर्जी को रिलीज करने के। जब शरीर सक्रिय होगा तो माइंड भी स्थिर होगा। 4, पॉर्न और उत्तेजक चीजों से दूरी। पॉर्न एक एडिक्शन है और मास्टरबेशन की फ्यूल भी। जितना पॉर्न से दूर रहोगे उतना माइंड क्लैरिटी पाएगा। अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को साफ करो, ट्रिगर्स से बचो। 5, सचेतन प्रेम संबंध, कॉन्शियस रिलेशनशिप। अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम है तो मास्टरबेशन की जगह धीरे धीरे प्रेम और इंटीमेसी ले लेगी। लेकिन यह मैकेनिकल सेक्स नहीं होना चाहिए, बल्कि जागरूकता, ट्रस्ट और लव से भरा हुआ कॉन्शियस रिलेशनशिप होना चाहिए। संक्षेप में कहें तो हस्तमैथुन को हराने का मतलब रिप्रेस करना नहीं है। असल उपाय है ट्रांसफॉर्म करना, एनर्जी को हायर डायमेंशंस में चैनल करना। ध्यान,
क्रिएटिविटी, योग और कॉन्शियस लव, ये 4 रास्ते धीरे धीरे इस आदत को डिसॉल्व कर देते हैं। जरा एक पल ठहरो और अपने भीतर झांको। क्या यह सच नहीं है कि हर बार जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हें खालीपन घेर लेता है, जब तनाव और बेचैनी तुम्हें दबाने लगती है, तब तुम अपने शरीर से खेलकर थोड़ी देर के लिए भूलने की कोशिश करते हो? लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो राहत कितनी छोटी और नकली है? हाँ, यह सच है कि मास्टरबेशन कोई अपराध नहीं है। यह शरीर की एक प्राकृतिक क्रिया है। लेकिन जब यह आदत बन जाती है, जब यह तुम्हारे अकेलेपन का सब्स्टिट्यूट बन जाती है, जब यह तुम्हारी क्रिएटिविटी और ऊर्जा को खा जाती है, तब यह तुम्हारी आजादी छीन लेती है। सोचो, कितनी बार तुमने खुद से वादा किया होगा, आज नहीं करूंगा, लेकिन अर्ज ने आते ही तुम्हें खींच लिया। उसके बाद कुछ पल का सुख और फिर वही गिल्ट, वही कमजोरी, वही आलस्य। असल सवाल यह है, क्या तुम अपनी जिंदगी को इन क्षणिक सुखों की कैद में ही गुजार दोगे, या तुम इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करके कुछ बड़ा रचोगे? सच यह है, यह लड़ाई रिप्रेशन, दबाने की नहीं है। यह लड़ाई एस्केप, भागने की भी नहीं है। यह लड़ाई अवेयरनेस, जागरूकता की है। जैसे ही तुम अपने अर्ज को देखना शुरू करोगे, बिना गिल्ट, बिना शेम, बस एक साक्षी की तरह, तुम्हें दिखेगा कि यह अर्ज केवल एनर्जी है। और एनर्जी को या तो तुम नीचे फेंक सकते हो, या ऊपर उठाकर मेडिटेशन, क्रिएटिविटी और लव में बदल सकते हो। कल्पना करो, अगर वही एनर्जी जिसे तुम बार बार बर्बाद कर रहे हो, तुम अपनी किताब लिखने में लगाओ। अगर वही शक्ति तुम संगीत, कला या बिजनेस में चैनल करो, अगर वही एनर्जी तुम प्रेम और ध्यान में इन्वेस्ट करो, तो तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी मैग्नेटिक, कितनी पावरफुल बन सकती है। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, इस इंसान में कुछ अलग है, इसकी आंखों में चमक है, इसकी आवाज में ताकत है, इसके व्यक्तित्व में खिंचाव है। यह आकर्षण नकली नहीं होगा, यह नेचुरल होगा, क्योंकि तुमने अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा को बर्बाद नहीं किया, तुमने उसे ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। हाँ, शुरू में कठिन लगेगा, शरीर तड़पेगा, दिमाग बहाने बनाएगा, अर्जेस बार बार खींचेंगी, तुम गिरोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे। लेकिन याद रखना, ग्रोथ कभी लिनियर नहीं होती। हर बार जब तुम जागरूक रहोगे, हर बार जब तुम अर्ज को ऑब्जर्व करोगे, हर बार जब तुम अपनी एनर्जी को किसी मीनिंगफुल काम में लगाओगे, तुम एक कदम और आगे बढ़ोगे। आज तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, वही पुराना रास्ता, एस्केप, गिल्ट, टेम्परेरी प्लेजर और अंदर ही अंदर टूटना। और दूसरा रास्ता, अवेयरनेस, मेडिटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और एक नई जिंदगी की शुरुआत। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम सच में इस जर्नी पर चलना चाहते हो, तो खुद से वादा करो कि आज के बाद तुम भागोगे नहीं, फेस करोगे। नीचे कमेंट करके लिखो, मैं अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। इस वीडियो को पूरा देखना तुम्हारा पहला स्टेप था, अब एक्शन लेना तुम्हारा अगला स्टेप है। याद रखो, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि कल से तुम परफेक्ट हो जाओगे, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ी थोड़ी जागरूकता लाओगे, मेडिटेशन करोगे, अपने शरीर और दिमाग को नए रास्ते दोगे, तो धीरे धीरे यह हैबिट तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गिर जाएगी जैसे सूखे पत्ते पेड़ से गिरते हैं। अंतिम संदेश, यह लड़ाई सिर्फ मास्टरबेशन से नहीं है, यह लड़ाई तुम्हारी इनर स्लेवरी से है। अगर तुम इस एडिक्शन से आजाद हो गए, तो तुम्हारी जिंदगी सिर्फ बदलने नहीं वाली, बल्कि खिल उठने वाली है। तुम्हारी एनर्जी ही तुम्हारा असली धन है। इसे बर्बाद मत करो, इसे इन्वेस्ट करो, लव में, क्रिएटिविटी में, मेडिटेशन में, ग्रोथ में। और जिस दिन तुम यह रहस्य समझ जाओगे, उस दिन मास्टरबेशन तुम्हारे लिए कोई इश्यू नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें उससे कहीं बड़ा सुख मिल चुका होगा, कॉन्शियस लिविंग का सुख। अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम इस एनर्जी को बर्बाद करोगे या इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनाओगे? कमेंट करो और बताओ कि तुम इस जर्नी की शुरुआत कब से करने वाले हो।